हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कौमार भृत्य के चैप्टर नंबर 2 जो कि है बाल संवर्धन यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ एंड शरीर वृद्धि कर भाव अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ एंड शरीर वृद्धि कर भाव। वृद्धि की अवधारणा क्या होती है? आयुर्वेद के अनुसार वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अवयव का परिमाण, परिणाम, आकार, भार एवं धातु की मात्रावत वृद्धि से है। यानी उसका परिमाणत आकार, भार यानी उसका जो, कैसे मैं बताऊं, उसका साइज, शेप, ठीक है, और उसके धातुओं का बढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या है? वृद्धि है, ठीक है। परिमाण का मतलब आप समझो, इट्स अ क्वालिटेटिव ग्रोथ, राइट। क्वालिटी देखो, एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। परिणाम इज रिजल्ट, ठीक है, परिमाण इज मेजरमेंट। गर्भकाल से लेकर पूर्ण वय प्राप्ति तक शरीर के धातुओं का पोषण एवं परिमाण में निरंतर विस्तार ही शरीर वृद्धि कहलाता है। यानी शरीर की धातुओं का पोषण होना और उसमें उसका निरंतर विस्तार होना, बढ़ना वृद्धि कहलाता है। श्लोक आप इससे याद नहीं करोगे। शरीर वृद्धि कर भाव क्या होता है कि आचार्य चरक ने ये बताएं। इसकी ट्रिक पहले मैं बता दूं, फिर आगे बात करेंगे। तो इसकी ट्रिक है, तो इसकी ट्रिक है कास, KAA और S। जैसे कास होता है का श्वास वाला कास, तो के से आ जाएगा हमारा काल योग। के से क्या आ जाएगा? काल योग। तो देखते हैं काल योग यानी जो काल यानी टाइम के साथ जो चीज़ बढ़ती है, जैसे कि हमारे शरीर में बाल्यावस्था में प्रकृत रूप से ही ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। तो शरीर वृद्धि हेतु आयु एवं समय का होना अनिवार्य है। बाल्यावस्था में स्वाभाविक रूप से वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। समय के साथ धातुएं परिपाक और संवर्धन स्वाभाविक रूप से होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है ए मीन्स आहार सौष्ठव। आहार आपका ऐसा होना चाहिए जो गुण वाला हो, षड्रस युक्त हो, साथ में हो आपकी बॉडी के लिए, और बालक के अग्निबल एवं कोष्ठ के अनुसार और सम्यक मात्रा में जो आहार का सेवन करता है तो वो उसके बल की वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है अविघात, जिसे कोई चोट ना लगी हो, जिसे कोई बीमारी ना हो, तो किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग ना हो, जैसे कृमि, कुपोषण, क्षय, क्योंकि बच्चों में कृमि रोग कॉमन है, कुपोषण कॉमन है, क्षय कॉमन है, मानसिक आघात उस बच्चे को ना हो, ट्रॉमा ना हो, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, और सभी विकृति से मुक्त हो। तो ऐसे में उसके शरीर की वृद्धि अच्छी होती है। एंड द लास्ट वन इज एस इज स्वभाव सिद्धि। स्वभाव से ही वृद्धि होती है। जैसे प्रकृति का स्वभाव है कि गर्भाधान के पश्चात धातुएं स्वतः ही संवर्धित होती हैं। यह आनुवांशिक है, जेनेटिक है, और प्राकृतिक नेचुरल रूल है कि शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। गर्भ में कंसेप्शन से लेकर के जब डिलीवरी होती है तब तक उसकी क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है, दैट इज ग्रोथ होती रहती है। अब हम देखते हैं मॉडर्न का एस्पेक्ट क्या है। ईच एंड एवरी पॉइंट सिलेबस से है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। तो आप मॉडर्न है, हिंदी है, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें सब पढ़ना है। तो डेफिनेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट, ठीक है। तो ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी का साइज में बढ़ना या पार्ट्स का बढ़ना, जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, ठीक है, ये सारी बातें हैं। एंड इट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज मेजर्ड इन किलोग्राम, सेंटीमीटर, इंचेस। या तो ये क्वांटिटी है, ठीक है, जिसे मेज़र किया जाता है किलोग्राम्स में, सेंटीमीटर में और इंचेस में, जो कि कैसे होता है? सेल मल्टीप्लिकेशन से
यानी हाइपरप्लेशिया से, और सेल एनलार्जमेंट से यानी हाइपरट्रॉफी से। अब ग्रोथ में आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ करते हैं, तो वो है हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी यानी सेल मल्टीप्लिकेशन और सेल एनलार्जमेंट। अब क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात तो सिर्फ ग्रोथ की ही हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक या हेरिडेटरी फैक्टर होते हैं, वो क्या है? जेनेटिक एंड हेरिडेटरी फैक्टर पेरेंटल हाइट, ठीक है, पेरेंट्स की हाइट कितनी है, रेशियल कैरेक्टर्स आते हैं जैसे बाल, नाक, कान, कलर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, कि बाल कितने बढ़ने हैं, किसी किसी के बाल उड़ जाते हैं, तो ये क्या है, सारे रेशियल कैरेक्टर्स हैं जो कि रेस में चल रहे हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जैसे डाउन सिंड्रोम एंड जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ होती है। फिर नेक्स्ट आता है प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले, डिलीवरी से पहले, तो वो कैसे फैक्टर्स होंगे, मैटरनल फैक्टर्स होंगे। तो मैटरनल में हमें याद रखना है कि माँ का आहार कैसा है, IUI तो नहीं है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं है, इसे हम टॉर्च कहते हैं। मैटरनल इलनेस यानी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो नहीं है, एक्सपोजर टू ड्रग्स, रेडिएशन तो नहीं है, एंड प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। मैंने ये 5 याद किए थे, ठीक है। क्या है, सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर इन्फेक्शन, फिर मैटरनल हेल्थ, फिर एक्सपोजर टू ड्रग्स एंड स्मोकिंग अल्कोहल, ठीक है। फिर आता है पोस्ट नेटल या एनवायरमेंटल फैक्टर। अब पोस्ट नेटल यानी डिलीवरी के बाद क्या होगा, न्यूट्रिशन बचेगा, तो बैलेंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों होना चाहिए। इन्फेक्शन एंड इलनेस, बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार हो जाता है, जैसे डायरिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है, कृमि वाले रोग हो जाते हैं, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, कोई भी रोग उससे होगा तो उसकी ग्रोथ पर डायरेक्टली इफेक्ट होगा। हार्मोनल रेगुलेशंस की बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि ग्रोथ कैसी होगी। सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल फैक्टर, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉइंट टू बी नोटेड चीज़ है और जो कि लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, और इस बारे में मैं अपनी मोस्टली वीडियोज़ में बात करती हूँ। तो फैमिली साइज, इनकम, हाइजीन, पेरेंटल केयर, इमोशनल सिक्योरिटी एंड साइकोसोशल स्टिमुलेशन। तो इमोशनली आप बच्चे को सपोर्ट करोगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। आप उसे पॉजिटिव फील कराओ कि वो अच्छा है, ठीक है। बच्चे को कहीं भी अपने को कम महसूस ना करे वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले 3 तरह से हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बेसिक डेवलपमेंट डायरेक्शन प्रिंसिपल, डायरेक्शन के हिसाब से। सेकंड आता है स्कैमन्स कर्व ऑफ टिश्यू ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ के हिसाब से। थर्ड इज ग्रोथ वेलोसिटी अक्रॉस द लाइफ स्टेज, यानी ग्रोथ की स्पीड क्या है लाइफ स्टेज के थ्रू, यानी कौन से पार्ट ऑफ द लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ होती है, कौन से में कम होती है। तो सबसे पहले हमने 3 पढ़ा, बेसिक डायरेक्शनल के हिसाब से, स्कैमन्स कर्व ऑफ टिश्यू ग्रोथ के हिसाब से, और थर्ड हम पढ़ते हैं लाइफ लॉन्ग कैसे उसकी ग्रोथ होती है। सबसे पहले देखते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सिफेलो मतलब हेड, कॉर्डल मतलब पैर। ग्रोथ एंड मोटर कंट्रोल प्रीसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, हेड से टो तक का होता है, ठीक है। तो हेड से टो तक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेगा, अ चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर हेड होल्डिंग बिफोर सिटिंग और वॉकिंग। बच्चा चलने या बैठने से पहले क्या सीखता है, हेड कंट्रोल करना, कि वो अपना हेड संभाल पा रहा है, जो कि 3rd मंथ में होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाला है माइलस्टोन्स में। सेकेंड आता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल प्रिंसिपल, कंट्रोल डेवलप फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी आउटवर्ड टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़, यानी बीच से शुरू होती है, सेंटर से शुरू होती है और बाहर की तरफ जाती है। यानी कंट्रोल ओवर शोल्डर्स प्रीसीड, सबसे पहले वो शोल्डर को कंट्रोल करना सीखेगा, देन वो फिंगर्स को, फाइन पिंसर ग्रैप्स क्या होता है मैं बताऊंगी आगे। जब वो थंब और फिंगर से चीज़ों को पकड़ता है तो ये पहले शोल्डर को कंट्रोल करेगा, उसके बाद पिंसर ग्रैस्प करेगा। तो इसका मतलब ये कि पहले सेंट्रल एक्सिस पे काम हो रहा है, उसके बाद डिस्टल पार्ट पे वो जा रहा है। तो सिफेलोकॉर्डल में सबसे पहले हेड से काम होता है, फिर वो नीचे जाता है पैर तक। प्रॉक्सिमो डिस्टल से पहले सेंट्रल एक्सिस पे काम होगा, फिर बाद में डिस्टल जाएगा। नेक्स्ट आता है स्कैमन्स कर्व ऑफ टिश्यू ग्रोथ।
जिन्हें किसने दिया है? रिचर्ड स्कैमन्स ने। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल पैटर्न की, तो जो कि होता है सिग्मॉइड कर्व। याद रखेंगे कि कैसा होता है जनरल पैटर्न, सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है। रैपिड इन इन्फेंसी, बच्चों में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है। स्लो डाउन इन मिडिल चाइल्डहुड में स्लो हो जाती है। एक्सेलरेट ड्यूरिंग एडोलसेंट ग्रोथ, स्पर्ट फिर से बढ़ जाती है और उसके बाद सीज हो जाती है। सीज का मतलब स्टॉप, ठीक है। और ये किसके लिए अप्लाई होता है? स्केलेटल मसल्स, बोन लेंथ, लीवर, किडनी एंड ब्लड वॉल्यूम। वापस से समझो, वैसे तो नीचे समझ आ जाएगा, तो मैं बाद में ही बता दूंगी। देखो सिग्मॉइड कर्व कैसा होता है, ये देख लो बस, इस तरह से होता है ना सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। बात करते हैं हम न्यूरल पैटर्न की। न्यूरल का मतलब क्या होता है? जो दिमाग से रिलेट करके, है ना, नर्वस सिस्टम से रिलेट करके जो भी बात कही जा रही है। तो नर्वस सिस्टम के लिए क्या कह रहे हैं? रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होती है? बहुत जल्दी ग्रोथ होती है चाइल्डहुड में। ब्रेन रीचेज 80% ऑफ एडल्ट साइज बाय 2 ईयर्स। मान लो कि साइज उसका 100 ग्राम है ब्रेन का, ठीक है, तो 80 ग्राम जो पहुंच जाएगा वो 2 साल में हो जाएगा, और 90% यानी 90 ग्राम 6 साल में हो जाएगा, राइट। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल डायमेंशंस फॉलो दिस कर्व। तो ये कैसा हो जाएगा? अगर मैं इसका कर्व बनाऊँ प्यारे बच्चों, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। और ये यहाँ से चलो कि सबसे पहले तो एकदम 80 हो गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, और फिर एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से होता है। लिम्फॉइड पैटर्न क्या है कि सबसे पहले रीचेस पीक ग्रोथ 2000% ऑफ एडल्ट साइज। थाइमस का एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं पढ़ लूँ फिर आपको बताती हूँ। रीचेस पीक ग्रोथ 200% यानी डबल होता है 10 से 12 साल में, फॉलोड बाय इन्वॉल्यूशन मतलब श्रिंक हो जाता है ड्यूरिंग एडोलसेंस अंडर सेक्स हार्मोन इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। यानी लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं लिम्फॉइड पैटर्न की। तो जो हमारा थाइमस होता है, थाइमस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो थाइमस होता है 10 से 12 साल की उम्र में, और जो हमारा एडल्ट होता है उससे डबल होता है। यानी एडल्ट की मैं एज 22 साल मानती हूँ और इसकी 12 साल, ठीक है। तो 22 साल में अगर उसका थाइमस 100 का है तो 12 साल में उसका थाइमस 200 ग्राम का होगा। तो यहाँ पर साइज़ कम हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ा बोन लेंथ, स्केलेटल मसल्स, न्यूरल पैटर्न सब बढ़ रहा था, लेकिन लिम्फॉइड क्या होता है? कम होता है। समझ आया? और ये किस किस चीज़ के लिए है? थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। समझ आ गया। फिर आता है जेनाइटल पैटर्न, रिमेन डोर्मेंट एंड मिनिमल ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। बचपन में तो कुछ भी नहीं या मिनिमल होता है। जैसे कहा जाता है ना कि शुक्र रहता तो है बॉडी में लेकिन अपरिपक्व, यानी वो अभी पूरी बॉडी में है लेकिन अभी वो फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है। अंडरगो रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी या एडोलसेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। तो समझ आ गया आपको कि शुरू में तो कुछ नहीं होता, बचपन में कुछ नहीं होता, लेकिन एकदम से चेंज आता है कब? प्यूबर्टी पर या एडोलसेंस पर। किसके इन्फ्लुएंस से? GnRH हार्मोन से। थर्ड बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो क्या है? ग्रोथ वेलोसिटी अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। तो लाइफ में अलग अलग स्टेज है, वहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी से ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले इन्फेंट की बात करते हैं। तो हाईएस्ट पोस्टनेटल ग्रोथ, पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, यानी हाइट 25 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है 1 साल में। MCQ से बन सकता है। और वेट क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो हाइट कितनी बढ़ती है? +25, और वेट क्या हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है। और वेट 2 टाइम कब होता है? 5th मंथ में होता है, शायद वो आगे आएगा। तो वेट क्या हो जाता है? 1 साल में ट्रिपल हो जाता है, और जो हाइट है वो 1 साल में 25 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, जो कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, 1 से 6 साल, स्टीडी बट स्लोअर ग्रोथ रेट। स्टीडी है, कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है लेकिन स्लो रेट पे, जैसे 2 से 3 किलो बढ़ता है 1 साल में, और
6 से 8 सेंटीमीटर बढ़ता है एक साल में हाइट, राइट। 2 से 3 केजी एक साल में वेट बढ़ता है, 6 से 8 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है एक साल में। लेट चाइल्डहुड की बात करें तो लेटेंट पीरियड विद स्लो स्टीडी अंटिल प्री प्यूबर्टल स्पर्ट, यानी ये क्या होता है, लेटेंट पीरियड है, इसमें धीरे धीरे, मतलब लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो हमें नहीं दिखता है, ऐसी ग्रोथ इसमें होती है। स्टीडी गेन, ठीक है, गेन होता रहता है कंटिन्यूअसली, कब तक, प्री प्यूबर्टल स्पर्ट। अब जब एडोलसेंस आता है 12 से 18 साल, तो यहाँ पे प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट होती है जीएच हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन से। पीक हाइट वेलोसिटी अकर्स एट, एमसीक्यू आ सकता है कि लड़कियों में 12 साल, लड़कों में 14 साल पीक हाइट होती है। समझ आया? तो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे, तो अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा ये ग्रोथ स्पर्ट जो लिखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेसिक डेवलपमेंटल डायरेक्शन प्रिंसिपल्स, डायरेक्शन के हिसाब से कि सर से पैर तक होता है और सेंट्रल एक्सिस से डिजिटल की तरफ, यानी कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है। स्कैमन्स कर्व में हमने पढ़ा जनरल पैटर्न होता है, एक न्यूरल पैटर्न है, एक लिम्फॉइड पैटर्न है और एक जेनाइटल पैटर्न है। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आता है ग्रोथ एंड वेलोसिटी, तो इन्फेंट में, अर्ली में, लेट में और एडोलसेंट में। तो स्कैमन्स चार्ट की जो ट्रिक है वो है जनरल। क्या ट्रिक है? जनरल। जी इस आ जाएगा जेनाइटल, ठीक है, न्यूरल, जेनाइटल और जनरल, ठीक है, न्यूरल एंड लिम्फॉइड, ठीक है। तो जनरल और जेनाइटल, न्यूरल और लिम्फॉइड पैटर्न हो जाएगा। जनरल से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसे हम मेज़र करते हैं कि इसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है या कितनी हो रही है, ठीक है। की एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट, के जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, बच्चों में, तो वो क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, यानी शारीरिक माप। तो शारीरिक माप कैसे होता है, वेट, लेंथ, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। तो बर्थ वेट क्या होता है बच्चों का, 2.5 से 3.5 केजी। याद रखेंगे कि कितना होता है, 2.5 से 3.5 केजी होता है, और जो डबल होता है 5th मंथ पे, यानी बर्थ वेट से डबल हो जाएगा, यानी 6 किलो हो जाएगा। अगर मैं 3 किलो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलूँ तो 6 किलो हो जाएगा, और एक साल में ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 3 9 केजी हो जाएगा, और क्वाड्रपल्स यानी 4 गुना हो जाएगा 2 साल में, यानी 5, 1 और 2। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 1 2, यानी 5 साल में, 5 मंथ्स में दुगना, 1 साल में तिगना और 2 साल में चौगुना हो जाएगा। किसके बारे में बात थी, वेट के बारे में। इसका फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद करेंगे हम, बस याद रख लेंगे जनरल के किस में कितना बढ़ता है। लेंथ की बात करते हैं तो बाय बर्थ जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं 49-50 होती है, तो 50 हमने मान लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। पहले भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में 25 सेंटीमीटर ग्रोथ होती है, लेंथ बढ़ती है, तो 50 + 25 कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में कितना बढ़ता है, 12 + 12 हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा, और डबल एट 4 ईयर्स, 4 साल में क्या हो जाता है, डबल। तो इसका क्या याद रखेंगे, लेंथ का 4 ईयर्स में क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ डबल कब होती है, 4 ईयर्स में, और वेट डबल कब होता है, 5 मंथ्स में। समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं हेड सर्कमफेरेंस की, यानी उसका जो हेड का सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, तो वो होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। 3 मंथ्स में 40, 1 ईयर में 45 से 46, 2 ईयर में इतना, एडल्ट में इतना होता है।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल 31 से 33 सेंटीमीटर बर्थ पे जो हेड का सर्कमफ्रेंस है, बच्चों का हेड बड़ा होता है, इस चीज़ को याद कर लेना। वैल्यू भले ही याद ना रहे आपको कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, लेकिन हेड सर्कमफ्रेंस बच्चों में ज़्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। 1 साल में बराबर, और फिर उसके बाद हमेशा चेस्ट सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है हेड से। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मैंने याद किया, मेकअप आर्टिस्ट होता है तो कितने मान लेते हैं कि वो कितने हज़ार रुपये लेती है, 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये लेती है। तो 10 से 11 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। 1 से 5 ईयर्स रिलेटिवली कांस्टेंट, पर अगर वो 11.5 से कम है तो सैम हो जाएगा। 11.5 से 12 सेंटीमीटर के बीच में है तो मैम हो जाएगा, ठीक है। शाकिर टेप है, बताएंगे हम आपको बाद में। ग्रोथ चार्ट क्या होता है कि WHO स्टैंडर्ड वर्सेस इंडियन IAP स्टैंडर्ड्स। तो WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड 2006 में बेस्ड ऑन मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी represent how child should grow under optimal environment and breastfed condition globally। तो ये बोल रहे हैं कि बच्चा किस तरह से ग्रो करता है अगर उसे सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी ऑप्टिमल चीज़ें उसके पास हैं, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, जेड स्कोर्स। SD क्या होता है, SD इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना डेविएट है, समझते हो कि नहीं समझते। जिसमें प्लस का मतलब है वो ज़्यादा है, माइनस का मतलब कम है। हम तो मोस्टली माइनस देखते हैं कि एज के हिसाब से हाइट कम रह गई है, वेट कम रह गया, तो मोस्टली माइनस ही दिखता है, लेकिन ओबेसिटी के लिए प्लस आएगा। तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP ग्रोथ चार्ट क्या कहते हैं, ये रिवाइज हुआ था 2015 में, याद कर लेंगे इसका साल क्या है, 2015। फॉर इंडियन चिल्ड्रन एजेड 5 से 18 साल टू अकाउंट फॉर रीजनल एंड जेनेटिक वेरिएशन इन हाइट एंड प्यूबर्टल एज। देखो बच्चों में रीजन के हिसाब से ग्रोथ होती है, जेनेटिक भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, एंड प्यूबर्टल एज, ठीक है। जेड स्कोर क्या होता है स्टंटिंग के लिए, हाइट फॉर एज, यानी एज के हिसाब से हाइट, एज के हिसाब से हाइट। मॉडरेट क्या होगी, जब -2 यानी दो का अंतर होगा और 3 का अंतर होगा तो वो सीवियर हो जाएगा। इससे पता क्या चलता है, मीजल्स क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन, यानी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो बहुत टाइम से उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। वेस्टिंग क्या होता है, वेट फॉर हाइट, यानी उसकी हाइट जितनी है उस हिसाब से उसका वेट नहीं है। -2 मतलब मॉडरेट है, -3 मतलब सीवियर है। ये क्या मेज़र करता है, एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, यानी हाइट उसकी ठीक है, मतलब हाइट बढ़ी है तो इसका मतलब पहले तो उसे मिलता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वेस्टिंग आप देख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है अंडर वेट, वेट फॉर एज, एज के हिसाब से वेट का ना होना, तो -2 SD मॉडरेट होगा, -3 SD सीवियर हो जाएगा। कंपोजिट इंडेक्स ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन, वेट कम है तो एक्यूट की वजह से भी हो सकता है और क्रॉनिक सिचुएशन, क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड मेल न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। वेट फॉर एज, ये किसके लिए है, वेट फॉर एज के लिए है। तो एज के हिसाब से वेट अगर 75% तक कम है तो माइल्ड है, और अगर 60 to 74% तक कम है तो वो मॉडरेट है, और अगर 60% से भी वेट उसका कम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। वाटर लो क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टिंग यानी वेट फॉर हाइट एंड स्टंटिंग हाइट फॉर एज। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस ऑफ धातु इन चाइल्ड विद रेफरेंस टू ग्रोथ असेसमेंट। श्लोक याद नहीं करना है। तो बालक में धातु की स्थिति क्या होती है कि बालक के शरीर में सप्त धातु पूर्णतः परिपक्व नहीं होते हैं, यानी मैच्योर्ड नहीं होते हैं। काश्यप एवं वाग्भट के अनुसार बाल अवस्था में सभी धातुएं इमैच्योर्ड, इनकम्प्लीट एंड अनस्टेबल यानी लैकिंग सार होती हैं।
अपरिपक्व यानी मैच्योर नहीं होती, अपरिपूर्ण कंप्लीट नहीं होती, असारुण वो सारयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है। बालक में धातु संबंधी प्रमुख विशेषताएं, धातु अपरिपूर्णता यानी बाल्यावस्था में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये धातुएं निरंतर वर्धनशील ग्रोइंग अवस्था में होती है। शुक्र धातु बाल्यावस्था में अव्यक्त होती है। अग्निबल एवं धातु पोषण क्या है कि बालक की जठराग्नि एवं धात्वाग्नि मृदु और संवेदनशील होती है, अतः धातु पोषण न्याय जैसे केदारी कुल्या, क्षीरदधि न्याय के द्रव स्वरूप एवं सुपाच्य आहार से धातुओं का द्रुत पोषण होता है। धातु सारता कैसे देखोगे बच्चों में कि रस सार से क्या पता चलेगा, त्वचा की मृदुता, कांति और स्थिरता। मांस और मेद से सुगठित मांसपेशियां, समुचित भार वृद्धि और सुडोल अवयव होता है यानी सॉफ्ट ऑर्गन्स, और एकदम जो मांस जहाँ जैसा होना चाहिए वहाँ वैसा है, ठीक है। अस्थि सारता दंत उत्पत्ति का सही समय पर होना, जो दांत है वो सही समय पर निकलते हैं यानी 6 मंथ्स में कपाल की अस्थियाँ सही समय पर बंद होती हैं, सुचर्स क्लोज हो जाते हैं, तथा दीर्घ अस्थियों की सम्यक वृद्धि होती है, लाइक हाथ और पैर की। ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है और वो फैक्टर्स क्या है जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट रेफर टू द क्वालिटेटिव, growth is a quantitative and development is a qualitative maturation of functions, skills and adaptive capabilities, while growth is a quantitative कि वो साइज और वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब सही ग्रोथ हो रही है। लेकिन मान लो कोई बच्चा बड़ा तो हो गया लेकिन उसका माइंड काम नहीं कर रहा, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, तो उसका जो है वो डेवलपमेंट डिले है, ग्रोथ उसकी ठीक है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि इंटैक्ट सीएनएस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक कंडीशन हो सकते हैं एंड कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट डालते हैं क्वालिटी ऑफ केयर गिविंग, वो किस तरह की केयर बच्चों को दे रहा है, ठीक है। एक्सपोजर टू लैंग्वेज, लैंग्वेज से एक्सपोजर उसका कैसा है, जब बच्चा लैंग्वेज सुनेगा तो तभी तो समझ पाएगा, कोई उसके सामने अगर बोलेगा ही नहीं तो वो बोलना कैसे सीखेगा। टॉयज कैसे हैं उसके पास, फिजिकल स्पेस भी होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चों को बच्चे से मिलना चाहिए। लैक ऑफ एनवायरमेंट स्टिमुलेशन लीड्स टू साइकोसोशल डेप्राइवेशन। न्यूट्रिशन स्टेटस की बात करते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की वजह से कॉग्निटिव लैग होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है एंड मोटर इम्पेयरमेंट होता है। सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन से क्या होगा, मोटर एंड सोशल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा। इमोशनल एंड पेरेंटल फैक्टर्स क्या है, मैटरनल मेंटल हेल्थ जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, फैमिली स्टेबिलिटी, अटैचमेंट, सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस, ये सारे भी उसकी डेवलपमेंट को डिले कर सकते हैं। क्रॉनिक इलनेस एंड सेंसरी डेफिसिट्स, अनकरेक्टेड हियरिंग लॉस, अगर उसे सुनाई ही नहीं देता तो वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। अनकरेक्टेड विजुअल इम्पेयरमेंट्स, जब वो चीज़ों को सही से देख नहीं पाएगा तो सीखेगा कैसे, पहचानेगा कैसे।